छोड़िए ना पापा, उस कॉलेज की 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। तू मेडिकल ज्वाइन करना चाहता है या नहीं? हाँ पापा, लेकिन कुछ नहीं। देख बेटा, तूने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी पास किया है, ठीक है? तो परसों तक तू उस कॉलेज में एडमिशन ले ले। जय तू डॉक्टर बनेगा, और पैसों की चिंता तू मत कर। उसका इंतजाम परसों तक हो जाएगा। पैसों का इंतजाम कैसे होगा जी? सुनीता, मलाड में एक हाउसिंग सोसाइटी वाले कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आज जाकर उन्हें हाँ कर देता हूँ। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके सारे वर्कर्स मारवे रोड वाली साइट पर बिजी हैं, तो फिर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं? बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, और मैडम आप ये पराठे बनाइए। अरे पैसे मैं बनाता हूँ ना, इतनी छोटी सी बात पर इतनी गहरी डिस्कशन की जरूरत क्या है? नहीं पापा, मेरी बात सुनिए। मैं अभी बीएससी में एडमिशन ले लूंगा, फिर 1 साल के बाद सीईटी के लिए फिर से अपीयर करूंगा, और फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लूंगा। देख बेटा, मैं तेरा 1 साल तो क्या 1 दिन भी खराब नहीं होने दूंगा। तो आज ही नरूल कॉलेज जाएगा, वहां से एडमिशन फॉर्म लेके आना। कल तक पैसे आ जाएंगे, परसों तू उसे जाके भर देना। और अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं, ओके? देखिए जी, आप पर वैसे ही काफी भार रहता है, फिर ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेने की क्या जरूरत है? कोई भार नहीं है सुनीता, तुम बेकार में टेंशन क्यों लेती हो? अरे टेंशन कैसे ना लूं? मेरा और जय का आपके अलावा और कोई है क्या? और मेरा कौन है? देखो सुनीता, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए तो कर रहा हूँ। देखो, जब हमारा जय डॉक्टर बन जाएगा, बहुत अच्छा सा काम करेगा और खूब सारे पैसे कमाएगा, मैं ना सुनीता उसके बाद काम करना बंद कर दूंगा। उसके बाद हम दोनों सिर्फ रोमांस किया करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम हर 6 महीने में हनीमून मनाने चला करेंगे, वो भी पूरी दुनिया में घूमकर। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। चलिए। प्रताप, बिल्डर का बहुत प्रेशर है। वो चाहता है कि ये काम दिसंबर तक पूरा हो। सर दिसंबर तक इतने कम मजदूरों के साथ तो पॉसिबल नहीं सर। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, 10-12 मजदूर और बढ़ा दो, और देखो पहले ये फ्लोरिंग का काम कंप्लीट करो। प्रताप, अभी तो बहुत काम बचा हुआ है। एक काम करो, तुम ना सबसे पहले ये फ्रंट साइड का काम कंप्लीट करो। बिल्डर को ऐसा लगेगा कि काम जल्दी पूरा होने वाला है। प्रताप, तुम्हारे साहब की हालत ऐसी हुई कैसे? भाभी जी, हम लोग 3rd फ्लोर पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, अचानक सर का पैर फिसला और सर गिर गए। क्या? मैं थोड़ा दूर था, नहीं तो थाम लेता उनको। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? देखिए मैडम, सीवियर ब्लीडिंग हुई थी और इंटरनल हेमरेज भी काफ़ी था। अब ठीक है ना? घर कब जा सकेंगे? सॉरी मैडम, हम आपके पति को नहीं बचा सके। बिना किसी दस्तक के मौत दबे पांव आई और एक सुखी परिवार की सारी खुशियों को चिता पर चढ़ा गई। हमारे देश के अधिकतर परिवारों में एक पति, एक पिता अकेले आर्थिक जिम्मेदारियां निभाता है। इस केस में दीपक ने अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रखा था और पहले से ही 12 लाख रुपयों का जीवन बीमा करा लिया था ताकि पत्नी सुनीता और बेटे जय को कभी मोहताज ना होना पड़े।
लेकिन फिर एक बार इस परिवार पर कहर टूट पड़ा। सितंबर 2011, मुंबई। बेटा ये माँ मुझे मेडिकल नहीं करना है, मैं डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। 3 साल के बाद जॉब मिलने तक इन पैसों से घर चलाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम्हारा सपना पूरा हो। इन पैसों के साथ वो सपना भी पीछे छोड़ गए। तुझे तुम दोनों का सपना पूरा करना ही होगा जय। तू मेडिकल कॉलेज जाएगा ही। ये मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट। मिसेस मखीजा, आप तो जानती हैं कि थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, पर ये पैसे मिलने में कितना टाइम लगेगा? अगर सारा पेपर वर्क सही रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। किसी भी तरह ये जल्दी नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेडिकल ज्वाइन कर रहा है, फीस भरनी है। देखिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके केस को स्पेशल मार्क कर दूँगा। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है माँ? एक पैसा नहीं मिला और इंश्योरेंस कंपनी वाले ने 12 लाख की रिसीट भेज दी है। यहाँ लिखा है कि 3 अक्टूबर को आपको चेक मिल गया है। 3 अक्टूबर को कोई लेटर आया था क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं आया है। मैं रोज रोज लेटर बॉक्स चेक तो नहीं करती, पर उन्होंने कहा था कि ऑफिस से चेक मिलेगा। पोस्ट की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है माँ। मैडम, अगर हमारे यहाँ से चेक इशू ना हुआ होता तो ये रिसिप्ट कैसे बनती? देखिए मिस्टर आपटे, मुझे कोई चेक नहीं मिला है। दिस इज नॉट पॉसिबल मैडम। 1 मिनट। गढ़वी, अंदर आओ तुरंत। देखिए मैडम, ये क्या आपका सिग्नेचर है? हाँ, ये मेरे ही सिग्नेचर है, पर 3 अक्टूबर को मैं यहाँ आई ही नहीं हूँ। मैडम 1 मिनट। आपने 3 अक्टूबर को हमारे यहाँ से चेक कलेक्ट किया, 4 अक्टूबर को आपने नेशनल पीपल्स बैंक दहीसर ब्रांच में डिपॉजिट किया और 5 अक्टूबर को ये हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। ये सब बकवास है। मेरा नेशनल पीपल्स बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, वो भी दहीसर ब्रांच में। देखिए, हम सेंटा क्रूज में रहते हैं, तो फिर हम अपना अकाउंट किसी दहीसर ब्रांच में क्यों खोलेंगे? मैडम, अगर आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया तो ये बैंक में चेक एक्सेप्ट कैसे होता, और तो और ये क्लियर कैसे होता? देखिए सर, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कोई चेक नहीं मिला है, तो फिर उसे डिपॉजिट करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथ चीटिंग हुई है। इन दैट केस मैडम, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाल ही में बेवक्त विधवा हुई एक मध्यम वर्गीय गृहिणी अपने पति के जीवन बीमा की रकम के सहारे नए सिरे से जिंदगी के पहाड़ को चढ़ने के लिए निकल पड़ी, और सामना हुआ एक ऐसे फ्रॉड से
जो उसके सारे रास्ते बंद करने पर तुला था। मतलब आपने चेक कलेक्ट किया ही नहीं? जी नहीं। लेकिन रिसिप्ट रजिस्टर पे तो आप ही के सिग्नेचर है ना? हाँ, पर वो सिग्नेचर वहाँ कैसे आए मुझे नहीं पता। अच्छा, कौन सी बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ था? नेशनल पीपल्स बैंक दहीसर ब्रांच, पर इस बैंक की किसी भी ब्रांच में मेरा अकाउंट नहीं है। सर, नेशनल पीपल्स बैंक तो नेशनलाइज्ड बैंक है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? सिग्नेचर तो मिसेस मखीजा का ही है, पर चेक देते वक्त आपने उनसे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा था? बिल्कुल मांगा था सर। मुझे मिसेस मखीजा ने अपना पैन कार्ड दिखाया था। उसकी कॉपी मिल सकती है मुझे? नहीं सर, वो मैंने नहीं ली। क्यों? जब भी कोई आईडी प्रूफ दिखाकर चेक लेकर जाता है तो उस आईडी प्रूफ की कॉपी रखी जाती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना ये? हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मगर इस बार ये दिमाग से निकल गया। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। आपटे साहब, आपकी इस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और आप कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर, हमने मिसेस मखीजा को उनका क्लेम आउट ऑफ टर्न सेटल करके दिया है। उनको जल्दबाजी थी, इसलिए हमने सारी फाइलें फटाफट प्रोसेस करवाई, और इसी जल्दबाजी में शायद ये एक पैन कार्ड की कॉपी लेना रह गया होगा। दैट्स इट। भोसले, यस सर। ये सुनीता मखीजा का बैकग्राउंड चेक करना होगा। सर, औरत तो बड़ी सीधी लगती है, लेकिन उसका एक लड़का भी है। तुम उस लड़के के हर मूवमेंट पे नजर रखना। तब तक मैं नेशनल पीपल बैंक होकर आता हूँ। ये चेक 5 अक्टूबर को क्लियर हुआ है सर। 6 अक्टूबर को 6 लाख, 7 अक्टूबर को 3 लाख, 9 अक्टूबर को 2,90,000 रुपए निकाले गए। बैलेंस सिर्फ 15,000 रुपए है। मिश्रा जी, अकाउंट ओपन कब हुआ है? 22 सितंबर 2011। 22 मतलब चेक डिपॉजिट करने के सिर्फ 11 दिन पहले। जी सर। मुझे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिल सकता है? श्योर सर, ये लीजिए सर। ठीक है मिश्रा जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा आपको। सर, सुनीता मखीजा का लड़का जय, उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है सर। वो बिल्कुल क्लीन है और अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। भोसले, ये सरासर फ्रॉड का केस है। सुनीता मखीजा का अकाउंट चेक डिपॉजिट होने के 11 दिन पहले खोला गया था और फॉर्म पे किसी और ही औरत का फोटो है। हाँ सर, ये अकाउंट तो फ्रॉड के इरादे से ही खोला गया है। और जबरदस्त प्लानिंग के साथ। भोसले, हमें इस औरत को ढूंढना होगा। हाँ सर, हमें इस फॉर्म पे दिए गए एड्रेस पे छापा मारना चाहिए। 14/143 करीमनगर, चारकोप, कांदिवली वेस्ट। माँ, इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से आप कैसे लड़ेगी? तुम्हारे पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगी। माँ, वो लोग आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं अपनी बात कहूंगी, उन्हें सुनना होगा तो सुनेंगे। ये हमारे हक के पैसे हैं जो हमें मिलने ही चाहिए। दीपक, जब भी मुझे किसी बात का डर लगता, आप मेरा हाथ थाम लेते। आज मेरा हाथ मत छोड़ना दीपक। देखिए मिसेस मखीजा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए आप हमारी कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। हम पिछले 100 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। आपकी कंपनी मेरे हस्बैंड जैसे लोगों की वजह से ही चलती आ रही है। मेरे पति ने बड़ी ही मेहनत से आपके प्रीमियम भरे हैं ताकि बुरे वक्त में मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। हमें हमारे हक के पैसे मिलने ही चाहिए, जो हम दे चुके हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे ही पैसे किसी और को दे दिए। इस गलती का भुगतान आप ही को करना होगा। नॉर्मली हम कोई भी चेक्स क्लाइंट को हैंडओवर नहीं करते, पर आपको इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने स्पेशली हैंड डिलीवरी सैंक्शन करवाई। अगर हमने हमारा रेगुलर फॉर्मेट इस्तेमाल किया होता तो आज ये दिन ना आता। पर मुझे तो मेरे पैसे मिले ही नहीं हैं और मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। आपकी गलतियों का भुगतान मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सॉरी मैडम, मैं दोबारा चेक इश्यू नहीं कर सकता। तो आपके कहने का मतलब है मैं चुपचाप बैठी रहूँ?
इन पैसों को भूल जाओ। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम दोनों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना चाहिए। ये फ्रॉड सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हुआ। सर करीमनगर में 14/143 नाम की कोई खोली नहीं है, जाली एड्रेस है। लेकिन सर जो पैन कार्ड की कॉपी दी गई है वो जाली नहीं लगती सर। सुनीता माखीजा का पैन कार्ड बनाया होगा, आजकल तो 2 दिन में पैन कार्ड बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना सर, इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कोई भी इतनी आसानी से बनवा लेता है। मैं अभी आपके नाम का पैन कार्ड बनवा सकता हूँ सर। 2 दिन में मेरे पास श्रीकांत माने यानी आपके नाम का पैन कार्ड होगा और मैं श्रीकांत माने होगा। इन्होंने बैंक वालों को बनाया कैसे? लगता है उन्होंने ढंग से आइडेंटिफिकेशन की नहीं होगा। सर ये इंट्रोड्यूसर जो है वो बैंक का पुराना ग्राहक है और इस फॉर्म पे उसी के सिग्नेचर है, राजन गिरधर परीख। बैंक से इसका एड्रेस निकालो, देखते ये भी असली है या जाली। रेजिडेंशियल प्रूफ मिलने के बाद ही अकाउंट खोला गया होगा। जाली एड्रेस है मिश्रा जी। आपका तो नेशनलाइज बैंक है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते? अमूमन तो करते हैं, लेकिन लग रहा है इस बार चूक हो गई है। एक लाचार औरत की जिंदगी चूक गई है मिश्रा जी। आपके ब्रांच की लापरवाही की वजह से इस औरत के पति के इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए लूट लिए गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है सर। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस फ्रॉड औरत को इंट्रोड्यूस करने वाला राजन परीख आपका अकाउंट होल्डर है। 1 सेकंड सर। जी सर, राजन परीख हमारा कस्टमर है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। 201 साई कॉम्प्लेक्स, यशवी रोड, गोरेगांव। ये सिग्नेचर आपके ही मिस्टर परीख? जी सर। अब फटाफट बता दो, तुम्हें तुम्हारे बालकनी में उल्टा टांगू या मेरे लॉकअप में? सर 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 ऐसा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है। 3 हफ्ते पहले इस औरत को बैंक में इंट्रोड्यूस किया था। आप बोलिए ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। बोलो बोलो। नहीं सर, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन ये वो औरत नहीं है जिसके पेपर पे मैंने साइन किए थे। सर ये तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। जिसमें तुम भी शामिल हो मिस्टर परीख। पैसे कहाँ है? फटाफट बता दो वरना घर की दीवारें भी मैं चीर दूंगा। सर 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 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। सर आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं सर? कैसी मदद? सर हम लोग राजकोट से आए हैं, हमारे लड़के का दाखिला हुआ है मुंबई में। और सर उसी की एडमिशन की फीस भरनी है सर हमें। देखिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं अरे है। नहीं सर, नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास हैं पैसे। हमें सिर्फ राजकोट से मुंबई ट्रांसफ़र करना था। सर यहाँ मुंबई में हमारा कोई अकाउंट नहीं है सर। सर आप इस ब्रांच में हमारा इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, प्लीज़ सर। ये आप अपने बेटे के एडमिशन के लिए ही कर रहे हैं? जी हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? और हम सच कह रहे हैं, हमारा किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। लाइए दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, भगवान आपका भला करेंगे। मिस्टर परीख आपकी स्टोरी तो बड़ी इमोशनल है, हमने लाखों बार सुनी है ये। भोसले यस सर। घसीट कर लेके चल पुलिस स्टेशन। अरे सर 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 ऐसा मत कीजिए प्लीज, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं उन्होंने क्या किया सर। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी सर। सालों के तजुर्बे से पुलिस ऑफिसर्स जान गए थे कि राजन पारेख झूठ नहीं बोल रहा था। राजन ने एक बहुत बड़ी भूल की थी, उसने अपने बैंक में अजनबियों को इंट्रोडक्शन दिया था। राजन की इस गलती में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, कभी भी किसी भी अजनबी को बैंक या किसी भी तरह के अकाउंट के लिए इंट्रोडक्शन ना दें, और यदि दें तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए गारंटी देना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर है। सुनीता मखीजा के इस केस में अजनबी धोखेबाजों ने शातिर चाल चली थी और मोहरे बने थे मासूम निर्दोष नागरिक। सुनीता ये मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है और ये 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के पेपर, और ये है इंश्योरेंस के पेपर, एक मेरा, एक तुम्हारा और एक जय का। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? भाई तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो और कैसे बताऊंगा? देखो तुम्हें और जय को इन सभी पेपर्स की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। पर आपको जानकारी है ना, फिर हमें जानने की क्या ज़रूरत है?
कल मुझे कुछ हो गया तो? मुझे पता था आप ये बात छेड़ेंगे। देखो सुनीता, मेरे बात छेड़ने या नहीं छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि आज अच्छा वक्त है, लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता, इसलिए प्रैक्टिकल बन के सोचो, इमोशनल नहीं। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। पागल मत बनो सुनीता, ये जो भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, ये तुम्हारे और जय के फ्यूचर के लिए किया है। कौन मरना चाहता है? लेकिन कल को मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे और जय के लिए क्या इंतजाम किया है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें और जय को किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगा। आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल आप रखिए और मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं भगवान से हर रोज मन्नत मांगती हूँ कि हमारा साथ बना रहे हमेशा। मुझसे रहा नहीं जाता दीपक, वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे नहीं जानती। ये सुनीता मखीजा है, नकली सुनीता मखीजा। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैडम, पैसा इंसान का जमीर बिगाड़ देता है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इसी को देखा हो। वहाँ मिस्टर गढ़वी से बात हुई हमारी, पर उन्हें कुछ याद नहीं है। इसके अलावा और 2 लोग हैं साथ में, हम तीनों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंश्योरेंस के पैसे जल्दी ना मिले तो मेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की फीस भरनी है और कॉलेज इंतजार नहीं करेगा। मैडम, मैं आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, पर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मीरा रोड से चर्चगेट और सीएसटी से थाने तक जितने भी हमारे खबरी है सबको एक्टिवेट कर देना। कह देना बाकी का सब काम छोड़ के इस औरत को ढूंढ कर निकालो। हो सर। ये औरत कल शाम तक मेरी कस्टडी में होनी चाहिए। हो जाएगा सर। बेबस विधवा औरत के इंश्योरेंस का पैसा हड़प लिया इस गैंग ने। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सर, नकली सुनीता माखीजा ट्रेस हो गई है। ग्रेट। कहाँ है? सर, रफीक खबरी का फोन आया था, वो 4 कोप के एक बनिया की दुकान पर देखी गई है। गाड़ी निकालो। हाँ साहब, मैं पहचानता हूँ इसे। हर दूसरे दिन माल लेने ज़रूर आती है यहाँ। आज आई थी? नहीं, आज तो आई नहीं अभी तक, लेकिन लगता है 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, हम लोग आसपास है, उसे किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, पता नहीं चलेगा साहब। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मुझे लगता है कि ये नाके वाली शॉपिंग मॉल में काम करती है। ठीक है, तुम ही शांत रहे, हम लोग पकड़ लेंगे उसे। हो साहब। तो मैडम, शुरुआत आपके नाम से करते हैं।
नाम बताना असली। रेशमा। रेशमा, तुमने एक विधवा औरत का हक मारा है, धोखेबाजी से उसकी जिंदगी खराब कर दी है। अगर एक भी झूठ बोला ना, पीछे जो खड़ी है ना, इतना मारेंगे तुम्हें, जिंदगी बची तो रोती रहना। सर मैं सच बोल रही हूँ सर, इंश्योरेंस का चेक कलेक्ट करने के लिए मैं ही गई थी सर, और दहीसर बैंक में भी चेक मैंने ही डाला था। फिर उसके बाद मैंने उसमें से 11,90,000 रुपए निकाले 3 किश्तों में। पैसे कहाँ हैं? सर पैसे मेरे पास नहीं है सर। सर और 2 लोग भी थे सर, मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। मुझे तो इस काम के लिए 1 लाख रुपए मिले थे। इस झूठ की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकर जाओ इसे, और हाँ, तड़पा तड़पा कर मारना। सर एक मिनट, जान से इसे बाद में मार डालेंगे। सर रुकिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिनट। सर मैं सच कह रही हूँ सर। सर मैं चारकोप में रहती हूँ सर, अपने पति के साथ रहती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं सर। मैंने आपको जो 2 लोगों के बारे में बताया था ना, उसमें से एक आदमी है और एक औरत। रेशमा कहाँ जा रही है? काम पर, और कहाँ जाऊंगी? अरे मेरा एक काम कर देगी। कैसा काम? बताती हूँ ना। उस औरत का नाम सीमा है सर, और उसके पति का नाम रतन। ये लोग 1 महीना पहले ही हमारे बाजू वाली खोली में रहने आए थे। गुजरात के लोग हैं सर। गुजरात में कहाँ से? कभी जिक्र किया था? हाँ सर, राजकोट। तो काम क्या करते थे? पर मेरा फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? ताकि हम तुझे 1 लाख रुपए दे सके। क्या 1 लाख? देख रेशमा, तेरा फोटोग्राफ एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए चाहिए। उसके बाद तुझे हमारे साथ एक ऑफिस आना होगा, वहाँ तुझे एक चेक कलेक्ट करना होगा, और वो चेक तुझे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, और फिर अपने उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके हमें देना होगा, जिसमें से 1 लाख रुपए तुझे दे देंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही मेरे मन में लालच भर गया सर। रेशमा, तुम मॉल में नौकरी करती हो ना? जी सर, पर पूरी तनख्वाह मेरे पति शराब में उड़ा देते सर। बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। इंग्लिश मीडियम में डाला है उन्हें सर, कितने खर्चे भी हैं। खुदा से नहीं तो कम से कम कानून से तो डरती। उन्होंने तो कहा था कि किसी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा, ये सब तो होते रहता है। तुम उनके साथ सांता क्रूज में इंश्योरेंस ऑफिस में भी गई थी ना? जी सर। सीमा सुन, तो रेशमा के साथ अंदर जा। हाँ, और ये पैन कार्ड ले वेरिफिकेशन के लिए, संभाल के रखना इसको। और रेशमा एक बार 10 का ट्राई कर। वाह, तू तो कलाकार है। बहुत अच्छा। अब जाओ तुम दोनों, बेस्ट ऑफ लक। मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? देख, जब हमारा हमें मिल जाएगा ना, तेरे को मिल जाएगा। पर काम तो हो गया ना। ये गोली निकल तो गई है, पर अभी तक निशाने पड़ने लगी है। जैसे ही ये चेक क्लियर हो जाएगा ना, कैश हो जाएगा, हम सबकी ऐश हो जाएगी। बस सर, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि ये सुनीता माखीजा है कौन। मुझे ये भी नहीं पता कि ये चेक किस लिए दिया गया था। रेशमा, कुछ दिन पहले इस औरत के पति की मौत हुई थी। उसके जीवन बीमा के पैसे है ये, और इन पैसों से ये औरत अपने लड़के को पढ़ाना चाहती है। बैड लक सर, वो लोग 1 महीने पहले चौल छोड़कर चले गए। वो तो उन्हें जाना ही था, किसी और जगह पर गए होंगे और एक फ्रॉड करने। बड़े माहिर खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा सर, उनके हाथों में ये मिसेज मखीजा का सिग्नेचर आया कहाँ से? रतन और सीमा? मैं किसी रतन और सीमा को नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, उनके पास आपके सिग्नेचर्स थे जो उन्होंने उस नकली सुनीता मखीजा को सिखाए थे।
मैडम, आपके या आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो हमारे साथ ऐसा कर सके। कहीं ना कहीं से तो उन्हें आपके सिग्नेचर्स मिले थे, इसीलिए तो इतना बड़ा फ्रॉड वो आराम से कर गए। एक नहीं, दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने चकमा दिया है। एक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी नेशनलाइज बैंक। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों को अंदर से कोई सपोर्ट मिल रहा है। गढ़वी? अपना गढ़वी? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है जरूर कोई गलत फहमी है। पिछले 7-8 साल से हमारे साथ सर्विस कर रहा है और बड़ा ईमानदार बंदा है। ठीक है, उसके ईमानदारी की एग्जाम लेते हैं, जरा बुलाएंगे उसे। अच्छा। यस सर। गढ़वी साहब, जो औरत आपसे चेक लेकर गई थी उसका चेहरा आपको याद नहीं था। शायद इसे देखकर कुछ याद आ जाए। नहीं, पर यह औरत तो जेल में बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। इसने हमें स्टेटमेंट दिया है कि इस फ्रॉड में आप भी शामिल हो। सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, उसले हथकड़ी पहनाकर घसीट के लेकर जाना पूरे ऑफिस के सामने। चल। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। उस औरत को चेक मैंने सर के कहने पर दिया था। आपने सर को मालूम था कि चेक गलत औरत को दिया जा रहा है। बोलिए आपटे साहब। मैं मत दो, तुम्हें बसा ना प्लीज। देखिए सर, छोटी सी अमाउंट है, आधा आधा कर लेते हैं। इस देश में तो बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए का गबन करके डकार तक नहीं लेते यार। 12 लाख रुपए हमारी बहुत छोटी छोटी खुशियां होती है। मतलब हमें कहाँ अन्ना हजारे बनना है। ये पूरी प्लानिंग मेरी ही थी। जाहिर सी बात है, काफी प्रैक्टिस है तुम्हें ऐसे फ्रॉड की। तुम लोगों के दर्द की चिता पर अपने फ्रॉड की रोटी पकाते हो। आपटे विधवाएं, लावारिस बच्चे, बूढ़े माँ बाप, इनके मुंह से निवाला छीनते हो। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। बड़ी मेहरबानी होगी आपटे साहब। रतन और सीमा कौन है और इस वक्त कहाँ है? मैं, गढ़वी, रतन और सीमा, हम 4 लोगों की टीम है। रतन और सीमा इस वक्त पोरबंदर में है। मुझे उनकी फोटो चाहिए। है मेरे पास। पोरबंदर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर लो भोसले। यस सर। इस फ्रॉड टीम को ऑल आउट कर ही डालते हैं। माने साहब, पिछले 4 दिनों से हम लोग इस चीटर जोड़ी की तलाश में थे। आपको पता है हमें वो कहाँ मिले? कहाँ मिले? यही पास के मानिक चौक पुलिस लॉकअप में। ग्रेट वंजारा साहब, ग्रेट। अच्छा, तो आप लोगों ने इन्हें पकड़ ही लिया? एक चेक की फोर्जरी कर रहे थे, बैंक वालों ने पकड़ा उनको। अच्छा वंजारा साहब, एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। ये दोनों जल्द से जल्द मुझे यहाँ मुंबई में चाहिए। क्या एक विधवा औरत के इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए ठग लिए इन लोगों ने। माने साहब, मैं अपने डीसीपी सर से परमिशन लेके उनको जल्दी से डिस्पैच कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच वंजारा साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। भोसले का जमाना आला है। हर ऑफिस में बापूजी की तस्वीर है और हर ऑफिस में फ्रॉड और घोटाला हो रहा है। काले धन पर भी तो बापू की तस्वीर होती है ना सर। वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, पर आज हर एक भारतवासी उन्हीं को मारने पे तुला हुआ है। मैडम, जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया था उन सभी लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पैसे बरामद हुए? सॉरी, पैसे तो बरामद नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो अब देखिए, इस फ्रॉड में इंश्योरेंस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। मैंने कंपनी के जीएम साहब से बात की है, उन्हें सारा केस भी समझा दिया है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द आपको आपके नुकसान भरपाई दे देंगे। मिसेस सुनीता मखीजा, सबसे पहले तो आप हमारी कंपनी की तरफ से माफी कबूल कीजिए। जो हो गया सो हो गया सर। आप बस हमारे हक के पैसे हमें दिलवा दीजिए। मेरे बेटे का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके पापा का सपना था कि वो डॉक्टर बने और मैं इनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। उन 12 लाख रुपयों का एक एक पैसा आपको मिलेगा।
बस पुलिस रिपोर्ट मेरे पास आ जाने दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपका चेक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और इस बार कोई गलती नहीं होगी, कोई गफला नहीं होगा और कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपका चेक आपके ही हाथों में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पानी। देखो जी, लड़ाई ना करना। मुझे तो आपको ये बात बतानी ही नहीं थी। तू जो बोली सच है ना? बच्चों की कसम खाऊं, एकदम सच्ची बात है। देख, धर्म सिंह सगा भाई साहब हमारा, अगर थारी बात झूठी निकली, माँ भवानी की कसम थारा सर खड़े की तरफ फोड़ दूंगा। भाई साहब, मासा की सौगंध खाकर बोलो, आप सच बोल रहे हो? अरे हमारे पे भरोसा ना है? अरे खून हूं थारा। भरोसा है तभी तो थारे से मिलने आया हूँ। तुम्हारी बात सुन, लोनावाला का जो बूसी बांध है ना, उस बांध के पास एक खंडहर है। उसी खंडहर में वो दफन है। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। पूछो। भाई साहब, मेरी लुगाई केसर कह रही थी। अरे ना रघु, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हुई है बस। चल जल्दी कर। इसी के अंदर है छोटे। भाई साहब, थारे को कैसे पता? इसी में दफन है। खोदना शुरू करते हैं, मिल जाएगा। चल जल्दी आ। जल्दी कर। डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले 2 सगे भाई धर्मवीर सिंह और रघुवीर सिंह मुंबई के पास हिल स्टेशन लोनावला आए थे। वो कुछ खोज रहे थे और अचानक नफरत खून से गाढ़ी साबित हुई। वो ऐसा कौन सा राज दफन था इन खंडरों में जिसके लिए छोटे भाई रघुवीर सिंह ने अपने बड़े भाई धर्मवीर सिंह का कत्ल कर दिया? दोनों ने एक ही मां की कोख से जन्म लिया था, दोनों एक साथ पले बड़े थे, दोनों में महज 2 साल का फर्क था। दोनों ने एक साथ अपना गांव डूंगरपुर छोड़ा था और रोजी रोटी कमाने के लिए अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर चले आए थे।
अरे वाह धर्म, रघु, लगता है अब मारे को भी तुम दोनों से ही घड़ा बनाना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं मासा, आप तो उस्तादों के भी उस्ताद हो और हम तो सिर्फ आपका हाथ बटा रहे हैं। मासा, अब हम सिर्फ गड़े बनाएंगे और आप बेचना। बहुत सारे गड़े बनाएंगे और उससे बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। जेवर खरीदेंगे अपने मासा के लिए हमारी कमाई से। माँ भवानी ने हमारे को 2-2 हीरे दिए हैं। ओ बनसा बागम दूल्हा गाया ओ केसर, मासा खांसी है कब से? सुनाई नहीं पड़ रहा थारे को? जी हुकुम। मासा, मासा उठिए, पानी पीजिए। लेट जाइए मासा। दवा तो खत्म हो गई है जी। धर्म भाई से शाम को ले आएंगे। पर मासा की तबीयत तो बहुत बिगड़ गई। कतरा को दिया भाई? भाई साहब सिर्फ 14 रुपया। 14 रुपया तो ज्यादा भाई, 8 रुपया लगा दिया, 8 रुपया में दे दे। माल 10 मील दूर से पैदल आते हैं सरकार, कारीगरी तो देखो। 8 रुपया देना है तो दे दे, नहीं तो तेरा भाई कोई और दे सी। सरकार 14 रुपए में ऐसा घड़ा कहीं नहीं मिलेगा। 8 रुपया। अरे भाई साहब वापस तो आ जाओ, सुनो। 8 रुपया में। अच्छा ठीक है, 8 तो 8 ही सही, वापस आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। अरे पहुंचने के वक्त नाराज होकर नहीं जाते, ले जाओ। देख भाई, 2-4 दिन में घड़ा गलने वलने लगा तो वापस ला कर दूंगा, 8 पीसे सारा वापस ले जाऊंगा। ये घड़ा गले तो आपको 101 रुपए दे दूं सरकार। अरे कारीगर मारा भाई रघुवीर सिंह है, पूरे राजस्थान में ऐसा कारीगर नहीं मिलेगा। खतरा होगा, ठीक है? ओके सर, जल्दी से मासा को खिला दो। बहुत देर से खांसी है मासा, तबीयत बिगड़ती जा रही है भाई साहब, लगता है अस्पताल लेके जाना पड़ेगा मासा को। अस्पताल जाए हमारे दुश्मन, मैं तो माँ भवानी के चरणों में बैठने जा रही हूँ। ऐसी बात मत नहीं करो मासा, हम दोनों आपको कुछ नहीं होने देंगे मासा। तुम दोनों हमेशा प्यार से रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। बेटा अपनी मासा के गले लगो। मासा, 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 मासा कहीं छोड़कर ना रुको, मासा हमें छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा,
भाई साहब रुको भाई साहब रुको, क्या कर रहे हो भाई साहब रुको, ये रोटी रोटी को लात नहीं मारते ऐसे। अरे खाक रोजी रोटी, दिन भर तुम चक्के पर पिसते हो, मैं बाजार में, हाथ में 2 पैसे नहीं आते, ऊपर से ग्राहक की खरी रोटी सुनो। भाई साहब शांत हो जाओ भाई साहब, अब पानी पानी पियो। केसर पानी आना। हाँ इधर आओ, बैठो भाई साहब, आओ बैठो, अब बैठो तो बैठो। भाई साहब शांति से सोचो, इससे गुजारा तो होता है, रोटी तो नसीब होती है। जिंदगी में और भी चीज होती है छोटे, जिसके लिए पैसे लगते हैं और जो हम ये घड़े बनाकर कभी नहीं पाएंगे। पहले पानी पियो भाई साहब। देखो भाई साहब, मासा ने हमें बचपन से यही काम सिखाया है, इसके अलावा हम कुछ जानते भी तो नहीं। वो जमाना अलग था छोटे, और आज का जमाना अलग है। बहुत जल्द हमें रोटी भी नसीब ना होगी। तो करे तो क्या करे, चोरी करे, टाका डाले। मैंने सोच लिया रघु, हम ये मनहूस गांव ही छोड़ देंगे, शहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे। अब क्या बोल रहे हो, बावले तो नहीं हो गए आप? रघु हम मुंबई जा रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, बच्चों के लिए ले लो बाबूजी। कितने में? सिर्फ 200 रुपए। 200 ज़्यादा हो गया, 50 में दे रहे हो? बाबूजी 100 में तो खरीदी है हमारी, ले लो ना। 50 में दे दो। बाबूजी नुकसान हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी ठीक है 50 ही सही बाबूजी। ठीक है 50 में ही ले लो। बच्चे के काम आएगी ले। भाई साहब मजा नहीं आ रहे हैं आप। पीछे तो आ रहे हैं छोटे, दिन के 60-70 कहीं नहीं गए, आगे और आएंगे, सबके आते हैं। लोग इस शहर को सोने की नगरी ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हम कुछ बना तो नहीं रहे हैं, सिर्फ दूसरों का माल बेच रहे हैं। हम वो बेच रहे हैं छोटे जो बिकता है, प्लास्टिक का माल। घड़े खरीदता कौन है? घड़ों का जमाना अब खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गई सारी कारीगरी। मैंने देखा है जी। क्या देखा तूने? वो एक दुकान में घड़ा बेच रहे थे, 300 रुपया में एक। 300? तुम तो इसमें ना ही पड़ोगे सर। अरे वो बड़े बड़े दुकान वाले हम जैसे कारीगरों से 10 रुपए में घड़े बनवाते हैं और 300-400 में बेचते हैं। उन दुकानों में कोई तोल मोल नहीं, कोई तकाजा नहीं। वो लोग 300 में बेच सकते हैं तो हम 100 में तो बेच ही सकते हैं भाई साहब। अगर ऐसा होता छोटे तो हमारी सारी बिरादरी यहाँ घड़े बेच रही होती। तुमने ये घड़े बनाना और बेचने का ख्याल छोड़ ही दो। ना भाई साहब, मैं तो ये शहर छोड़ने की सोच रहा हूँ। एक बार जो इस मुंबई नगरी का पानी पिया ना, वो यहीं जिया यहीं मरा। और तुम जाओगे तो जाओ कहाँ? हमारे को ना पता, बस इतना पता है कि आप यहाँ नहीं रहना।
मासा को दिया हुआ वादा तोड़ रहा है छोटे। अपने भाई साहब को अकेला छोड़ के जा रहा है। मासा इस शहर में एक दिन भी ना रहती भाई साहब। ये भीड़, ये लालच कभी नहीं। मैं तो कहूँ आप भी चलो हमारे साथ भाई साहब, खड़े बनाएंगे, इज्जत से रहेंगे। चल के सर, राम राम सर। ये कौन सा गांव है जी? मावल मुंबई से दूर नहीं, पर उसकी जिंदगी से बहुत दूर है। यहाँ का पता किसने दिया? एक गाड़ी वाले साहब बोले यहाँ के लोग अभी भी गड़े इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा अपना गांव क्या बुरा है जी? वहीं चलते, अपना घर भी है। मासा और भाई साहब के बगैर कैसा गांव कैसा? यादें रुलाएंगी, यहाँ नई शुरुआत होगी, नई जिंदगी होगी। आइए भाई साहब, बहने आइए, घड़े लीजिए, घर के घड़े। पानी रखिएगा, ठंडे हो जाएंगे। कैसे लगा है? धर्म भाई साहब, धर्म भाई साहब, धर्म भाई साहब, छोटे धर्म भाई साहब, आपको इतने सालों बाद हमारी याद आई? तुम भी तुम्हारे को भूल ही गए थे छोटे। सोचा आकर दोनों को याद दिला दूं। अब दो नहीं है, चार हो गए भाई साहब, अब ताऊ बन गए हो। क्या बोल रहा है? अरे वाह छोटे। आओ भाई साहब, चल। कैसी हो केसर? जी अच्छी। अरे अरे अरे, चल ताऊसा को बनी खंबा करो, चलो। ठीक है अम्मा। खंबा घड़ी, आजा बैठ। पहले पता होता तो ऐसे खाली हाथ नहीं आता। ले जा, मासा के पास जा। बहुत बार सोचा मुंबई आकर थारे से मिलो भाई साहब। पहले कामकाज में मुश्किलें थी, पर अब ठीक है। तुम खुश तो हो ना छोटे? हाँ बहुत। अब आप आ गए हो, हमें क्या चाहिए? ये कैसे? पहले बढ़िया चाह, फिर जम के खाना। हाँ, हमारा बड़ा भाई आया शहर से इतने सालों बाद, आज जश्न होगा जश्न। जा। हाँ मैं देखता हूँ, तू जा। गुड़िया, सऊदी आई। साहब आ जाओ। एक आदमी आया है, उसके पास चाकू है और चाकू पर खून लगा है। कहता है कि मैंने अपने भाई का खून किया है। क्या? हाँ साहब। तुमने अपने भाई का खून किया? हाँ।
लाश कहाँ है? वो जंगल में खंडर है, वहाँ। यहीं से रास्ता है। वाह साहब, चलो जल्दी। शेट्गे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो साहब। और तुम लोग जी सर। आसपास देखो, कुछ मिल जाए तो। जी सर। बड़ा भाई था तुम्हारा? जी सरकार। तुमने खुद आकर अपने आप को हमारे हवाले किया है। अफसोस है कत्ल करने का। क्यों मार दिया अपने भाई को? भाई साहब, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते हमारे साथ? अरे यहाँ रखा क्या है छोटे, मुंबई की लाल मास के बाद ये गांव तो फीकी दाल है, और आजकल वहाँ धंधा बहुत जोर पकड़ा है। रोटी लो। शादी कर ली क्या भाई साहब आपने? करना तो चाहता हूँ रघु, लेकिन अभी नहीं, थोड़े पैसे और जोड़ लूँ तब। ठीक है, जब भाभी से आ जाएंगी ना तब आ जाइए, आप साथ मिलकर रहेंगे। अरे ना रघु, मैं तो कहूँ तुम लोग भी वापस मुंबई चलो, लेकिन तुम तो आओगे नहीं। अच्छा लगा मिलके छोटे, बहुत अच्छा लगा। चलता हूँ। भाई साहब यही रुक जाते बढ़िया होता। जेठ जी, मान लीजिए इनकी बात, रुक जाइए या फिर आते रहिए। चलता हूँ छोटे, देर हो रही है। जेठ जी, मान लीजिए इनकी बात, रुक जाइए या फिर आते रहिए। ए सेठ, सुहागरात मनानी है तो पूरी रात का रोकड़ा लगेगा, वरना जल्दी से निपटा और निकल यहाँ से। देखिए भाई जी, आपके लिए सबसे शानदार घड़ा दिखाता हूँ, बढ़िया सा घड़ा है। क्या भाव दिया भैया? ये जी छोड़िए जी, 25 का है, 20 लगा देता हूँ आपके लिए। आप 18 में दीजिए। जी 18 में। देखिए मजबूत है, पानी रखोगे ठंडा हो जाएगा। राम राम सा जेठ जी, वो ठेले पर गए हैं, खाने पर आएंगे तो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। थारे को खुशी ना हुई मारे को देख के? जी तुमने ही तो कहा था कि रह जाओ या आते रहो। अरे भाई साहब, आप कब आए? सब खैरियत तो है? क्यों छोटे, ऐसे मिलने नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते भाई साहब? ये अपने धर्म भाई साहब दिन में आते हैं, शाम को चले जाते हैं, रात को रुकने कहो तो मना करते हैं, पता नहीं क्यों। अब तो उन्हें मनवाना ही पड़ेगा,
यहीं रुक जाओ, मुंबई से भूल जाओ। साथ रहेंगे तो दिल को ठंडक मिलेगी। हाँ, और इस घर को आग लगेगी। कौन है? मैं हूं। वो ठेले पर गए हैं। तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगी। पहले जाकर आप उनसे मिल लीजिए, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात? तूने अपना मुंह खोला साली, भाई भाई में जहर घोल दिया। भाई साहब यहाँ आए और बिना मिले चले गए दरवाजे से। तू सच बोले ना किस? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? थारी वजह से भाई साहब हमारे से मुंह मोड़ लिए, फोड़ कर जवाब भी नहीं दे रहे वो। इसमें हमारा क्या कसूर है? झूठी है तू, झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ बोलूं? हाँ हाँ झूठी है तू। भाई साहब ऐसी नीच हरकत कभी ना कर सकते। अच्छा, तो क्या मैं कर सकूं? हेलो भाई साहब, राम राम साहब। क्या हाल है रघु? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। आप घर आए और बिना मिले चले गए। कुछ काम आ गया था छोटे। भाई साहब, थारे से कुछ बात करनी थी। हमारे को भी बात करनी है। मैं पूना में ही हूँ, कल मिले? आएगा मिलने? सरकार, बड़े भाई के साथ सिर्फ बात करने गया था। भाई साहब, आपने बुलाया? छोटे, चाय पिएगा? हमारी बात सुन, बैठ। देख, मैं मुंबई में एक सेठ की नौकरी कर रहा हूं। मैंने सेठ की और उनके एक दोस्त के बीच की बात सुनी। ये सेठ जो है ना, एक नंबर का चोर है, बहुत पैसा बनाया है। लेकिन भाई साहब, इन सब बातों से अपना क्या लेन देन? छोटे सेठ ने पैसा छिपा कर रखा है, लोनावाला के पास एक खंडहर में दफना दिया है। निकाल लेते हैं और वापस अपने गांव डूंगरपुर चलते हैं। जिंदगी भर मजे करेंगे, घी खाएंगे। छोटे, अब मैं भी इस मुंबई नगरी से ऊब चुका हूं। यहां पैसा तो है पर जिंदगी नहीं। चल वापस चलते हैं। अगर मासा जिंदा होती तो कहती कि अभी आ जा। तो रुक, मैं चाय वाले को पैसा देके आता हूं। एक तरफ मेरे भाई साहब हमारे साथ इतना सारा पैसा बांटने को तैयार थे, और दूसरी तरफ हमारी बीवी कह रही थी कि भाई साहब ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चल छोटे। भाई साहब, मासा की सौगंध खाकर बोलो, आप सच बोल रहे हो ना? अरे मारे पे भरोसा ना है? अरे खून हूं थारा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम्हें उसका बदला लेना था। ऊपर से पैसों के लालच ने तुम्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया। तुम लोनावला अपने भाई का मर्डर करने के इरादे से गए थे ना? हाँ सरकार, हमारा ऐसा कोई इरादा ना था। यही जगह है छोटे। लेकिन भाई साहब, खोदेंगे कैसे? भाई साहब हमारे को मार डालने के इरादे से वहां आए थे। उस जगह कोई पैसा वैसा ना था, सब झूठ बोला था हमारे को वहां खंडर में बुलाने के लिए।
ताकि वो आराम से हमारा कत्ल कर सके। भाई साहब, हमारे को मार डालने के लिए यहाँ बुलाया था। चाल चली आपने। तेरी लुगाई की जुबान भी तो चली। मैं क्या करता? थारी नजर में गिरा दिया हमारे को केसर ने। तो माफी मांग लेते हमसे। किससे से माफी मांग लेते? मतलब थारी लुगाई का कुत्ता बन कर हूं। वो मेरा मजाक उड़ाए, मुझे नीचा दिखा के बोले कि थारे पे हमारी मर्द की मेहरबानी है। ना छोटे ना मैं माफी मांगूंगा और ना थारे को माफ करने का मौका दूंगा। वैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ। वैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे उनको लवारिस मत करो। वैसे ये क्या कर रहे हो आप? पागल हो रही हो? सरकार, भाई साहब को मैंने मारा नहीं, वे मारे हाथ तो मर गए। खून का रिश्ता था जी हमारा। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। तुम दोनों हमेशा प्यार से रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। हमारे को चुप ही रहना चाहिए था। ये मन उस दिन देखना ही ना पड़ता। ना केसर, तारी गलती ना है। तारे ना बताने से सच्चाई तो ना बदलती। हम अपने गांव में ही अच्छे थे केसर। वहीं रहते तो ये सब ना होता। एक रोटी कम खा लेते, पर हंसी खुशी जिंदगी गुजरती। एक ही मां की कोख से जन्मे दो सगे भाई एक साथ पले बढ़े, एक साथ अपना गांव छोड़कर शहर आए 4 पैसे कमाने। 4 पैसों की नगरी ने दोनों भाइयों के बीच ऐसी दरार डाली जिसकी लकीर खून से खींची गई। बड़े भाई धर्मवीर सिंह ने छोटे भाई रघुवीर सिंह का कत्ल करना चाहा और बदले में अपनी जान गंवा बैठा। छोटे भाई रघुवीर सिंह ने खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया। रघुवीर के हाथों हुए जुर्म को सेल्फ डिफेंस में गिना गया। अदालत ने सजा सुनाने में नरमी दिखाई। उम्र कैद की जगह रघुवीर को 7 साल की सजा हुई है। आज का यह केस एक बहुत ही दुखद दास्तां है प्रवासी मजदूरों की, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज घटती जा रही हैं। पारंपरिक व्यवसाय दिन ब दिन दम तोड़ रहे हैं। शहरों की पत्थर दिल सड़कों पर कारीगरों और कलाकारों की गरिमा कुचली जा रही है।
ऐसे दम घोट देने वाले माहौल में फ्रस्ट्रेशन को दस्तक देने में देर नहीं लगती। निराशा और लालच में चूर इंसान नशे में डूबने लगता है और नशा विकृति को आग देता है। एक ऐसी आग जो सारी मर्यादा, सारे संस्कार, सारे रिश्तों को फूंक देती है और बच जाती है सिर्फ तबाही की राख। सोचने वाली बात है कि ये शहरीकरण, ये मॉडर्नाइजेशन किस काम का, जो इंसान को हैवान बना दे और जिंदगी को जहन्नुम। आपसे फिर मुलाकात होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।